नए टॉपिक के साथ आप सबका फिर स्वागत है। आज का टॉपिक हम लेते हैं शैलों का मिश्रित क्रम में संयोजन। शैलों के मिश्रित क्रम संयोजन में हम शैलों को श्रेणी क्रम संयोजन भी करेंगे और मिश्रित क्रम संयोजन भी करेंगे एक ही परिपथ में। तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ हमारे पास ये परिपथ है, इसमें हमने शैलों को श्रेणी क्रम में संयोजन कर रखा है। पंक्ति वाइज पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, इसी प्रकार से तीसरी, चौथी, पांचवी पंक्ति होगी। ये हमने पहली पंक्ति में सभी शैलों को यानी कि n शैलों को श्रेणी क्रम संयोजन कर किया हुआ है। दूसरी पंक्ति में भी n शैलों को श्रेणी क्रम संयोजन किया हुआ है। इसी प्रकार से हम करते रहेंगे और यहाँ पर हम m पंक्ति बनाएंगे और m पंक्तियों को हम समांतर क्रम संयोजन कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास यह मिश्रित क्रम संयोजन बन जाएगा। इसके परिपथ पर एक बाह्य प्रतिरोध लगा देते हैं। अब सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने यहाँ पर कुल कितने शेल यहाँ पर हमने लगाए हैं। तो देखिए, एक पंक्ति में हमारे शेलों की संख्या n है। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में भी n है, तीसरी में भी n है। टोटल पंक्तियों की जो संख्या है वो m है। तो कुल शेलों की संख्या क्या हो जाएगी? n इंटू m। तो कुल शेलों की संख्या हो जाएगी हमारे पास nm। जो इस परिपथ में हमने शेल लगाए हैं तो कुल शेलों की संख्या हो जाएगी nm। प्रत्येक शेल का EMF यानी कि विद्युत वाहक बल, प्रत्येक शेल का विद्युत वाहक बल हम देख रहे हैं E है। प्रत्येक शेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तो यहाँ पर हम इसको सर्किट के बारे में लिख लेते हैं। पहले शेलों के मिश्रित क्रम में संयोजन में n शेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इन n श्रेणी में जोड़ी गई शेलों को m पंक्ति में समांतर संयोजन कर दिया जाता है। जो m पंक्तियां हैं इनका समांतर संयोजन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का संयोजन मिश्रित क्रम संयोजन कहलाता है, जैसा कि चित्र में हमने यहाँ पर दिखा रखा है। अब देखिए, पहली पंक्ति में चलते हैं। ये हमारी पहली जो पंक्ति है श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। इसमें हमारे n सेल लगे हुए हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ये है। तो इस पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? n इंटू ई। समझिए। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति का भी वही होगा। इसमें भी n सेल लगे हुए हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक ई है तो n इंटू ई। और जितने भी हमारे पास यहाँ पे पंक्तियाँ बन रखी है, m पंक्तियाँ बन रही है, प्रत्येक पंक्ति जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं सेल, उनका विद्युत वाहक बल क्या होगा? n ई। तो इसको हम लिख देते हैं नंबर 1 पॉइंट। श्रेणी क्रम में एक पंक्ति में जोड़े गए शेलों का विद्युत वाहक बल n ई। एक पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में भी n ई होगा, तीसरे में भी n ई होगा। इसी प्रकार जो लगातार चलता रहेगा, m पंक्तियों तक वही होगा। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन पंक्तियों को जो हमने m पंक्तियाँ बना रखी है इनको हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। अब समांतर क्रम में जोड़ने पर इनका विद्युत वाहक बल कितना होगा ये हमको देखना है। तो हमने पिछले जो है समांतर क्रम संयोजन में पढ़ा था, जब हमने 3 सेल को जोड़ा था यहाँ पर, तो समांतर क्रम संयोजन में विद्युत वाहक बल किसी एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर किसी एक पंक्ति के विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। पूरा परिपथ का जो विद्युत वाहक बल है श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई एक पंक्ति या एक पंक्ति के विद्युत वाहक बल के बराबर जो पूरे परिपथ का
विद्युत भागबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं समांतर क्रम में जोड़े गए एम पंक्ति का विद्युत भागबल एन हो जाएगा और पूरे परिपथ का विद्युत भागबल होगा एम। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसी सेल पे चलते हैं, पहली लाइन पे चलते हैं। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर है, एन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। तो एक पंक्ति पर आंतरिक प्रतिरोध एन आर होगी, दूसरी पंक्ति पर भी एन आर, तीसरी पर भी क्या होगा एन आर, इसी प्रकार से चलता रहेगा एन पंक्ति पर। अब उन्हें पूरे परिपथ, पूरे यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध निकालना है पूरे परिपथ पर, तो इसको हम सबको क्या करना पड़ेगा, समांतर माध्यम से इसको करना पड़ेगा। इस प्रकार से हम कर लेंगे यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन में एम पंक्तियों का आंतरिक प्रतिरोध, इसको हम आर डैश मान लेते हैं, तो वन अपॉन आर डैश बराबर हो जाएगा प्लस कहाँ तक एम तक, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एम पंक्तियाँ हैं तो एम पदों तक हम इसको ले लेंगे। इसका हम एलसीएम ले लेंगे सबका, एन आर जो इसका एलसीएम आ जाएगा वन अपॉन आर डैश बराबर क्या हो जाएगा एम, कितनी पंक्तियाँ हैं एम है, एम है। इस प्रकार से इसको ले लेंगे वन अपॉन आर डैश बराबर अपॉन आर डैश क्रमांक हो जाएगा ये हो गया हमारे पास 4 पॉइंट। अगला पॉइंट है ये आंतरिक प्रतिरोध खुल गया है। अब हमने यहाँ पर देखना है कि ये तो आंतरिक प्रतिरोध निकला, लेकिन हमारे पास एक प्रतिरोध और भी है जो कि ए बी के साथ श्रेणीकरण में जुड़ा हुआ है, पॉइंट ए बी के साथ यानी कि इनके साथ जो है ये श्रेणीकरण में जुड़ा हुआ है। तो हमको पूरे परिपथ का निकालना है कि पूरे परिपथ पर कितना प्रतिरोध है, तो कुल प्रतिरोध निकल जाएगा। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर जो आंतरिक प्रतिरोध है कुल उसके साथ बाह्य प्रतिरोध को जोड़ देंगे तो आर डैश प्लस आर आ जाएगा। मान रख दीजिए एन आर अपॉन एन प्लस आर। अब हमने यहाँ पर निकालनी है परिपथ में धारा, इस परिपथ में धारा कितनी बहेगी, तो परिपथ में धारा बराबर हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल विद्युत वाहक बल कितना है हमारे पास एन ई है, हमने निकाल रखा है, और कुल प्रतिरोध जो हमने अभी निकाला एन आर अपॉन एन प्लस आर। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, एम का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में एम आएगा, एम का एम आर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके अपॉन में एम आएगा, एम कहाँ हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें आ जाएगा आई दैट इज इक्वल टू एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इस संयोजन में धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हम जो है इसमें अधिकतम धारा प्राप्त करें, तो अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए एन आर प्लस एम आर जो अपॉन में है इसका मान न्यूनतम होना चाहिए। जब इसका मान कम से कम होगा तो जीरो के बराबर होगा, जीरो में तो इन्फिनिटी हो जाएगी धारा हमारी, तो कम से कम यहाँ पर जो है मान होना चाहिए। तो आई का मान अधिकतम होगा, इसका मान जितना कम होगा उतना ही आई का मान अधिक होगा। तो हमारा उद्देश्य यही होता है इस संयोजन में कि हम अधिकतम धारा प्राप्त करें। तो धारा की अधिकतम मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एन आर प्लस एम आर का मान न्यूनतम होना चाहिए, इसका मान क्या होना चाहिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, एन आर प्लस एम इसको हमने न्यूनतम करना है बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से अंडर रूट एन आर का स्क्वायर प्लस अंडर रूट एन आर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इसका अंडर उठाएंगे तो इसका जो है 1/2 से कट जाएगा और यहाँ पर आपके पास ये प्राप्त हो जाएगा, सेम ये आएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे कि एम आर की पावर होती है 1/2, पावर 2 है 2 से 2 कर जाएगा तो एम आर बच जाएगा। तो उसका करके जो है यहाँ पर क्या होता है अंडर रूट हट जाता है, तो हमारे पास वही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, इससे आगे 2 अंडर रूट एन आर है और एम आर है, अंडर रूट एन आर है, इसके
साथ 2 का मल्टीप्लाई करके इसको एक बार इसके साथ घटा देंगे, इसके साथ, और एक बार जोड़ देंगे, तो भी हमारी जो है एन आर प्लस एन आर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कर जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो और फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन इसको करने से हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाता है, उस फॉर्मूले को हमको निकालना होता है यहाँ पर। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला, यानी कि a माइनस बी का होल वर्ग, क्योंकि ये हो गया है, बी होगा, इसका होल वर्ग आ जाएगा, तो इसका अंदर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल वर्ग आ जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट एन आर प्लस एम आर, ये वाला लास्ट वाला है, ये पूरा हमारा फॉर्मूले में आ गया है। ठीक है, एन आर प्लस एम आर का मान न्यूनतम के लिए, ये हम चाहते हैं कि एन आर प्लस एम आर का मान न्यूनतम हो, तो अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का मान जो है 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मान क्या होना चाहिए? 0। तो इसका मान 0 हो गया, तो समझ लो कि इसका मान हमने न्यूनतम कर लिया, इसको 0 कर देंगे। अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर बराबर 0, इसको एग्जाम्पल कर दीजिए उधर को, ये बच जाएगा अंडर रूट एन आर बराबर अंडर रूट एम आर, वर्ग कर देंगे, वर्ग कर दीजिए, वर्ग करेंगे हम, जैसे हमने बताया कि वर्ग करके अंडर रूट हट जाएगा इसका, ये अंदर हट जाएगा, मेरे पास आर बराबर एम आर, और यहाँ से हम आर का मान निकाल सकते हैं, आर बराबर एम आर अपॉन। तो अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए जो इंटरनल हमारा रेजिस्टेंस है, आंतरिक जो प्रतिरोध होता है, उसका मान क्या होना चाहिए? एम आर अपॉन एन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होती है तो हम अधिकतम धारा प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई सेल आर बराबर एम आर अपॉन एन की स्थिति के अनुसार कार्य करता है, तो हमें सेलों को मिश्रित क्रम में संयोजित करना चाहिए, जिससे अधिकतम धारा प्राप्त होगी। अब अधिकतम धारा का मान कितना होगा? अगर हम ये कंडीशन आ जाती है तो अधिकतम धारा का मान कितना होगा, वो उसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है तो निकाला था, आई बराबर एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एन आर। यहाँ पर जो है ये निकाला हमने, एन आर बराबर एम आर, तो इसमें हम क्या कर देंगे, एन आर की जगह पे एम आर, चाहे तो आप इसको समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम समीकरण 1 में एन आर बराबर एन आर रखने पर अधिकतम धारा हमारी प्राप्त होगी। इसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये कर दिया हमने। यहाँ पे एन आर बराबर होता है एम आर, तो हम रख देंगे यहाँ पे एन आर की जगह एम आर रख दिया हमने। आई मैक्सिमम अधिकतम धारा हमारी प्राप्त हो जाएगी एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एम एन ई अपॉन एम आर रख दिया, 2 एम आर हो गया, एम से एन कट जाएगा, बच गया एन ई 2 आर, आई मैक्सिमम बराबर। तो इस प्रकार से आप शेलों का निश्चित क्रम संयोजन करके अधिकतम धारा प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य होता है, शेलों को हम जो निश्चित क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, उद्देश्य हमारा क्या होता है? उद्देश्य हमारा एक ही होता है कि हमें